हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। 150 और 160 सीसी सेगमेंट का अब तक का सबसे बड़ा महामुकाबला यामाहा एफजेडएक्स वर्सेस होंडा एक्सब्लेड वर्सेस हीरो एक्सट्रीम 160R वर्सेस सुजुकी जिक्सर SF 155 वर्सेस बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क वर्सेस टीवीएस अपाचे RTR 164V। इन 6 गाड़ियों का काफी ज्यादा बोलबाला इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यानी कि 150-160 सीसी सेगमेंट में है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये जरूर जान पाओगे कि इन सब में कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए, इन सब में कौन सी गाड़ी प्रैक्टिकली और टेक्निकली आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। सबसे पहले बारी बारी से बात करते हैं हर एक इंजन से रिलेटेड और वही जानते हैं कि इन सब में से किसका इंजन सबसे ज्यादा बेहतर है किन मामलों में। तो पर्टिकुलर एफजेडएक्स की अगर बात कर ली जाए तो यहां पे आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वॉल FI वाला इंजन मिल रहा है। BS6 के साथ ये आपको मिल रहा है। मैक्स पावर 12.4 PS की एट द रेट 7250 RPM पर और मैक्स टॉर्क 13.3 Nm का एट द रेट 5500 RPM पर। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। किक का फिलहाल कोई ऑप्शन यहां नहीं है। ये जो पर्टिकुलर इंजन है ये स्क्वायर इंजन है। स्क्वायर इंजन के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, तो पहले तो ये समझते हैं कि ये स्क्वायर इंजन क्यों है, क्योंकि इसमें जो बोर साइज आपको मिल रही है वो है 57.3 mm जो कि लगभग सिमिलर है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक 57.9 mm के मुकाबले। 19-20 का ही फर्क है। तो इस तरह के इंजन को स्क्वायर इंजन कहा जाता है। इस तरह के इंजन का सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आप लो रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन पे ज्यादा गाड़ियां चलाते हो, यानी कि लो रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन पे आपको दोनों पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन गाड़ियों का मिलता है, यानी कि स्लो स्पीड में भी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाई स्पीड में भी। मिड रेंज परफॉर्मेंस बेहतर मिल जाता है, लो एंड परफॉर्मेंस बेहतर मिल जाता है। दिक्कतें आपको थोड़ी सी हाई एंड परफॉर्मेंस में आती है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे इंजन यामाहा एफजेडएक्स की ओर से देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं होंडा एक्सब्लेड के बारे में। तो यहाँ पे आपको 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल FI BS6 इंजन देखने को मिल रहा है। मैक्स पावर 13.8 PS की एट द रेट 8000 RPM पर, मैक्स टॉर्क 14.7 Nm की एट द रेट 5500 RPM पर ये जनरेट कर देता है। इसमें भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और यहां पे आपको किक के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इस तरह के इंजन को अंडर स्क्वायर इंजन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बोर साइज आपको मिल रही है 57.300 mm की जो कि कम है, इसमें मिलने वाले स्ट्रोक 63.096 mm के मुकाबले। अब इस तरह के इंजन के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, तो देखो अंडर स्क्वायर इंजन जो है वो फ्यूल एफिशिएंट इंजन होता है, यानी कि आपको कम RPM पे भी अच्छा खासा टॉर्क जो है मिल जाता है। कभी कभी सिटी में गाड़ी चलाते हैं हम लोग तो क्या होता है कि सेकेंड थर्ड गियर पे कभी कभी अचानक से ब्रेक मारना पड़ जाता है और फिर उसी में आप गाड़ी को थोड़ा सा थ्रोटल देके उठा सकते हो, जो कि एक कम स्पीड में अच्छा खासा RPM आपको मिल जाता है। ओवरटेकिंग में कहीं ना कहीं इस तरह की गाड़ियां आपको ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। हाई स्पीड परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है इस तरह के इंजन में। अब ये जो अंडर स्क्वायर इंजन है ये आने वाले आगे कई सारी गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसके बेनिफिट आप सुन लो अच्छे से। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हीरो की ओर से आने वाली एक्सट्रीम 160R। इसने इतने अच्छे झंडे तो नहीं गाड़े मार्केट में, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड है। कुछ लोग हैं जो इसे परचेस कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन गाड़ी ये मानी जा रही है, तो इसलिए इस लिस्ट में मैंने इसे शामिल करा हुआ है क्योंकि इसकी पावर फिगर लाजवाब है, पावर टू वेट रेशियो बेहतर है, तरह तरह की और भी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम देखेंगे, बाकी गाड़ियों के साथ साथ इसका भी कंपेरिजन करेंगे। तो जब हीरो एक्सट्रीम 160R के इंजन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 163 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल सिंगल सिलेंडर वो HC FI इंजन मिल जाता है। BS6 के साथ ये आता है। यहाँ पे आपको मैक्स पावर 15.22 PS की मिल रही है एट द रेट 8500 RPM पर और मैक्स टॉर्क 14 Nm का मिल रहा है एट द रेट 6500 RPM पर। यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, किक एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस तरह का इंजन, ये जो इंजन है ये भी अंडर स्क्वायर इंजन है। थोड़े टाइम पहले मैंने इसके फायदे बताए थे आपको, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बोर साइज 57.3 mm की है जो कि कम है, इसमें मिलने वाले स्ट्रोक 63.3 mm के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुजुकी जिक्सर SF 150 या फिर 155। वैसे इसमें 155 सीसी का इंजन आता है, इसीलिए इसे 155 कहा जाता है। 150 सीसी सेगमेंट में ये गाड़ी आती है। तो यहाँ पे आपको 155 सीसी का
4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI BS6 इंजन मिल रहा है जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 13.6 PS की एट द रेट 8000 RPM पर, मैक्स टॉर्क 13.8 Nm एट द रेट 6000 RPM पर, 5 स्पीड का गियर बॉक्स यानी 5 स्पीड गियर बॉक्स विद किक एंड सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन यहां मिल जाता है। इसमें बोर साइज 56 mm जो कि कम है स्ट्रोक 62.9 mm के मुकाबले। इसी तरह ये भी तीसरा इंजन बन जाता है इस लिस्ट का जो कि अंडर स्क्वायर इंजन है। एक्स ब्लेड की जो गाड़ी एक्स ब्लेड की मैंने आपको इंजन एक्सप्लेन किया, उस चीज़ में मैंने बताया आपको कि अंडर स्क्वायर इंजन के क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं, तो ये यहाँ पे भी वही आपको इंजन मिल रहा है, वही इट मीन्स वही अंडर स्क्वायर इंजन मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, बजाज की बात कर लेते हैं। 150 ट्विन डिस्क की बजाज 150 ट्विन डिस्क, तो यहाँ पे आपको 149.5 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्ट ट्विन स्पार्क BS6 इंजन मिल रहा है। DTSI टेक्नोलॉजी ऑफकोर्स इस बजाज की अपनी स्टैंडर्ड यहाँ मिल रही है और ये BS6 इंजन आपको मिल रहा है। मैक्स पावर 14 PS की है एट द रेट 8500 RPM पर, मैक्स टॉर्क 13.25 Nm का है एट द रेट 6500 RPM पर। यहां पे भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है लेकिन सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल पाता है, अब की बार किक हटा दी गई है। और यहां पे भी आपको अंडर स्क्वायर इंजन देखने को मिलता है जो कि फ्यूल एफिशिएंट इंजन होते हैं, कम RPM पे भी बेहतर आपको जो है टॉर्क मिल जाता है, ओवरटेकिंग करने में ईजी साबित होती है, पिकअप अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो तरह तरह के अंडर स्क्वायर इंजन के फायदे होते हैं, लेकिन आगे कहानी बदल जाती है वो TVS Apache RTR 164V के साथ, क्योंकि यहां पे आपको 159.7 सीसी का ऑयल कूल्ड, अब तक आपको एयर कूल्ड मिला कर रहा था इंजन, लेकिन यहां ऑयल कूल्ड इंजन मिल रहा है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व BS6 जो FI के साथ आ रहा है। ये मैक्स पावर सबसे ज्यादा 17.63 PS की जनरेट करता है एट द रेट 9250 RPM पर, और मैक्स टॉर्क 14.73 Nm की जनरेट करता है एट द रेट 7250 RPM पर। यहां पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, किक का नहीं है। और ये जो इंजन है ये आपको ओवर स्क्वायर इंजन मिलता है। ओवर स्क्वायर इंजन के अपने ही कुछ फायदे होते हैं। ओवर स्क्वायर इंजन इसलिए क्योंकि इसमें जो बोर साइज है वो 62 mm की है जो कि ज्यादा है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक 52.9 mm के मुकाबले। ओवर स्क्वायर इंजन है, यहां पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तो हाई स्पीड परफॉर्मेंस पे मिलता है। जितना ज्यादा भगाओगे उतनी ज्यादा भागेगी ओवर स्क्वायर इंजन वाली गाड़ी। तो ऑफकोर्स यस, हाई स्पीड परफॉर्मेंस यहाँ बेहतर मिलने वाला है, लो एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा मिलता है, लो एंड परफॉर्मेंस मिड रेंज परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिलता है। लो एंड परफॉर्मेंस में थोड़ी सी आपको दिक्कतें आती है, कभी कभार सिटी में चलना होता है और फिर आपको मतलब गियर उतारना चढ़ाना और फिर उसके बाद ये थ्रोटल घुमा करके सिटी में यानी ट्रैफिक में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अदरवाइज मिड रेंज परफॉर्मेंस हाई रेंज परफॉर्मेंस बेहतर यहाँ साबित हो पाता है। तो ये सारे इंजन हमने देख लिए जिसमें अपाची कहीं ना कहीं इंजन के मामले में बेहतर है, ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन रिफाइंड इंजन आपको एक्सब्लेड और सुजुकी का मिल रहा है, यामाहा का लगभग वैसा ही आपको मिलता है। और फिर हीरो का इंजन भी कुछ हद तक पावरफुल है, थ्रोटल अच्छा खासा दे देती है यानी पिकअप ले लेती है। तो तरह तरह के जो पॉइंट्स है, हर किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है, तो इंजन का पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो ये वीडियो पूरा देखना, आपको इन सब में से एंड तक ज़रूर पता चल जाएगा कि आपके लिए आपके पर्पज़ के हिसाब से कौन सी गाड़ी बेहतर है। कई सारे दिनों से आप लोगों के सवाल आ रहे थे, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई 150-160 सीसी सेगमेंट की गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो तो इस एक वीडियो में सब कुछ छुपा है जो आपको चाहिए, एंड तक ज़रूर देखना। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, वो है मजबूती की, बिल्ड क्वालिटी की। कुछ गाड़ियों को डायमंड टाइप चेसिस पे बनाया गया है, मतलब चेसिस जो है वो हर किसी के नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है और सभी की मजबूत है। चेसी यानी उसका पूरा ढांचा। मेन मुद्दे की बात आती है वो है इसमें लगाया गया प्लास्टिक मटेरियल, स्टील मटेरियल, आयरन मटेरियल और फिर जो फैब्रिक यानी प्लास्टिक का ही अलग पार्ट है वो वाला मटेरियल, हेडलाइट की क्वालिटी और फिर इंडिकेटर्स की क्वालिटी, क्योंकि गाड़ी जब गिरती है, और साथ ही जो लेग गार्ड से उनकी क्वालिटी, क्योंकि गाड़ी जब गिरती है तो फिर सबसे पहला इंपैक्ट इंडिकेटर्स पे होता है और अगर लेग गार्ड्स ना रहे तो फिर बॉडी डैमेज हो जाती है। तो ऐसा है, इन्हीं पॉइंट्स पर हम बिल्ड क्वालिटी के मामले में सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यामाहा FZX की बात करूंगा। मैक्सिमम मेटल यूज इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। फ्यूल टैंक की क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी भी बेहतर है। ग्रैब रेल्स पकड़ने के लिए पीछे अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। ओवरऑल इस पूरी गाड़ी में स्विचेस की क्वालिटी हो, हेडलाइट की क्वालिटी हो, मतलब जहां जहां आप फील करोगे काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है। होंडा एक्सब्लेड में कहीं ना कहीं जो पेंट ऊपर से लगाया गया है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउन
डाउन है, धूप में ज़्यादा दिन लगाने के बाद वो फेंट हो जाता है, कुछ थोड़ी बहुत खरोच आ गई या फिर गाड़ी पे डस्ट रहती है और हम हमेशा पहुंचते हैं उसे, तो ऐसे केसेस में धीरे धीरे स्क्रैचेस आने शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बेहतर है। एक्सट्रीम की बात करूं यानी हीरो एक्सट्रीम 160R की, तो यहाँ पे ओवरऑल बेहतरीन है, इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं, सीट क्वालिटी अच्छी है, टैंक क्वालिटी अच्छी है, स्विचेस भी बेहतर है। मतलब यहाँ पे आपको अगर कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी तो वो है सिर्फ हेडलाइट के पीछे वाले एरिया में, जो कि समझ में नहीं आता है। तो आप यूँ समझ लो कि यहाँ पे भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी आपको मिल रही है। सुजुकी जिक्सर, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें लेग गार्ड्स तो वैसे भी आपको नहीं मिलते हैं, बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, यानी कि आफ्टर मार्केट डलवाने पड़ते हैं। और इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल है वो भी मजबूत है, फेयरिंग भी अच्छी खासी यहाँ मिल रही है आपको, जिसमें कोई दोहराया नहीं है। और प्रीमियम क्वालिटी के स्विचेस यहाँ लगे हुए हैं, जो कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कॉस्ट कटिंग है और सस्ता मटेरियल चिपकाया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये है। इसके बाद जो हेडलाइट के ऊपर का जो आपका शील्ड होता है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा थोड़ा सा लूज लगता है, लूज यानी कि हल्के क्वालिटी का यहाँ लगता है। उसके अलावा इस गाड़ी में भी कोई दिक्कतें आपको नहीं आने वाली बिल्ड क्वालिटी के मामले में। और बढ़ते हैं आगे, बजाज और टीवीएस दोनों ही गाड़ियों के जो लेग गार्ड से वो बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। गाड़ी गिरने पर आपके गाड़ी के बॉडी के साथ साथ आपके पैरों की भी ये रक्षा करने में सक्षम है, गाड़ी का वेट भी अच्छी खासी संभाल लेते हैं, जिस वजह से बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ अच्छी खासी मजबूत जो है, बिल्ड क्वालिटी यानी जो लेग गार्ड से वो मजबूत आपको मिल रहे हैं। प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, स्टील, आयरन, स्विचेस की क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट कंसोल की क्वालिटी कुछ हद तक अच्छी इन दोनों में मिल रही है। इसके अलावा अगर आप पल्सर का इंडिकेटर देखोगे तो वो फ्लेक्सिबल मिल रहा है, स्टिफ नहीं है। गाड़ी गिरने पर या फिर सामने से कोई ठोक के चला जाता है तो इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है, यानी कि मुड़ जाता है, लेकिन टूटता नहीं है, जो कि आपको बाकी गाड़ियों में इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। जो ग्रैब रिल्स है बाकी सभी गाड़ियों में बेहतर आपको मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ बिल्ड क्वालिटी नज़र आ रही है। तो अब जैसे मैंने शॉर्ट में सारे पॉइंट्स बताए, कुछ गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी कुछ ही मामलों में खराब है, कुछ मामलों में काफ़ी अच्छी है। पल्सर की बात करूं तो इसका जो हेडलाइट का पोर्शन है वैसे सभी को प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया हुआ है। मेरे खुद के पास पल्सर है, मुझे खुद ये प्रॉब्लम आया हुआ है। हेडलाइट का एरिया अगर आप हमेशा ही खराब रास्तों में चलते हो तो कहीं ना कहीं वो लूज हो जाता है, नट बोल्ट उसके लूज हो जाते हैं काफ़ी खराब रास्तों पर चलने के बाद। और ये तुरंत नहीं होता है, एक 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं आपको फील होने लग जाता है, बज रहा है वो आपको ऐसा लगता है। उसके अलावा यहाँ पे भी बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक मटेरियल बेहतर लगाया गया है। तो यही है मेन। तो मुद्दे की बात आती है पावर टू वेट रेशियो इन सभी गाड़ियों को टेक्निकली किस तरह से मेंटेन किया गया है इन सभी गाड़ियों में। तो अगर यामाहा FZX के मैं कर्व वेट की बात करूं तो वो यहाँ 139 kg का मिल रहा है, और जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था मैक्स पावर 12.4 PS की इसमें जनरेट की जा रही है इस गाड़ी द्वारा। इस हिसाब से इसका जो पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है वो है 89.20 HP पर टन का। ये क्या चीज़ है? तो देखो, पावर टू वेट रेशियो ऐसा होता है कि गाड़ी का ओवरऑल वेट कितनी पावर उसे जनरेट कर रहा है उसका इंजन, उस ओवरऑल वेट को भगाने के लिए, चलाने के लिए वो। और वैसे भी ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपकी गाड़ी के लिए बेहतर साबित होता है, क्योंकि आपका इनिशियल पिकअप बेहतर हो जाता है। गाड़ी पर लोड बैठे हो, मतलब 2 बंदे बैठे हैं, कुछ सामान वामान लदा है, आपने बांधा है, तब भी गाड़ी बेहतर चलती है। और ये रेशियो जिसका ज़्यादा है वो यहाँ विनर समझ सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह से ये जो रेशियो है होंडा एक्सब्लेड में आपको 95.83 HP पर टर्न का देखने को मिल रहा है, और वही हीरो एक्सट्रीम 160R में 109.10 यानी कि 100 प्लस का पावर टू वेट रेशियो मिल रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग। और आगे बढ़ते हैं, और यही रेशियो जिक्सर में 91.89, बजाज की पल्सर में 93.33 और टीवीएस अपाची में 119 सबसे ज़्यादा टीवीएस अपाची में मिल रहा है। जैसे मैंने इंजन वाला पार्ट एक्सप्लेन किया था, ध्यान से सुनना, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इस गाड़ी का जो हाई स्पीड परफॉर्मेंस है, इंजन यहाँ अंडर स्क्वायर इंजन है, तो उस हिसाब से यहाँ फिर से एक बार ये साबित हो जाता है कि ये गाड़ी वाकई हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए बनी है। इनिशियल पिकअप हर हाल में इन बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले अपाची का बेहतर होगा। उसके बाद अगर कोई है तो वो है एक्सब्लेड और बजाज की पल्सर। तो इंडियन गाड़ियां भाई अच्छा खासा कमाल कर रही है इन सभी चीज़ों में। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, जो कर्व वेट होता है, गाड़ी के साथ साथ वजन अच्छा रहा, कर्व वेट ज़्यादा रहा तो गाड़ी हाईवे पे अच्छी और स्टेबल चलती है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस में भी। ऐसा है कि टेक्निकली अगर बताना चाहूँ तो अपाची आपको काफ़ी अच्छा स्पीड पकड़ के ले लेगी। 147 kg का इसका वेट है, उसके साथ
वो हाईवे पे भी स्टेबल चलेगी, लेकिन पल्सर का आपको 150 किलो का 150 केजी का जो कर्व वेट है वो देखने को मिल रहा है। ज़्यादा कर्व वेट यानी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा चिपक कर हाईवे को चलेगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है, अगर ज़्यादा वेट है तो स्पीड में गाड़ी को तुरंत रुकवाने के लिए ब्रेकिंग इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि वेट ज़्यादा होता है ऑफकोर्स, और उस वेट को एक ग्रेविटी के लॉ के हिसाब से कंटिन्यूसली वो चल रही है और उसे तुरंत रोकना चाहे तो फिर ब्रेक भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। तो यही कुछ है, कम कर्व वेट रहा तो ब्रेकिंग अच्छी मिलेगी, लेकिन स्टेबिलिटी इश्यूज आएंगी, हाईवे पे गाड़ी जो है वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील कराएगी। तो इस तरह का कुछ प्रोज कॉन्स कर्व वेट कम और ज़्यादा होने के होते हैं, जो कि आपको पल्सर में सबसे ज़्यादा 150 किलो का कर्व वेट मिल रहा है। के साथ साथ बाकी सभी गाड़ियों का आपको 139 से लेके 140 147 तक का मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। अब गाड़ी को जब सिटी में चलाना हो हाईवे के, तो चलो हमने टेक्निकली बात कर ही ली, प्रैक्टिकली भी बात कर ली। व्हील बेस और टर्निंग रेडियस की भी जरूरत पड़ती है सिटी के अंदर। टर्निंग रेडियस यानी कितनी कम जगह में आपकी गाड़ी जो है घूम जाती है, जितनी कम जगह में घूम जाती है उतना अच्छा होता है, और वो टर्निंग रेडियस व्हील बेस के आधार पर नापा जाता है। व्हील बेस जितना कम होता है उतना बेहतर होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे आपको FZX में 1330 mm का मिल रहा है, एक्स ब्लेड में 1347 mm का मिल रहा है, एक्सट्रीम में 1227 का मिल रहा है। एक्सट्रीम का मुझे कंफर्म नहीं है, शायद ये 1300 हो सकता है। जिक्सर SF 155 में आपको 1315, उसी तरह पल्सर 150 में आपको 1345 और RTR 164V में आपको 1357 mm का देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं उन सभी के बीच में 19-20 का फर्क है, लेकिन यामाहा की जो FZX है उसका कहीं ना कहीं इन सभी गाड़ियों के मुकाबले कम है, जिस वजह से आपको सिटी राइडिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस ये देने वाली, क्योंकि कम जगह में घुमाने के लिए कम टर्निंग रेडियस जो है वो बेहतर हो जाता है। यू टर्न लेने के लिए, सिटी में इधर उधर से गलियारों में से निकलने के लिए ये गाड़ी आपको ज़्यादा साबित अच्छी हो गई। और अगर एक्सट्रीम का वाकई 1227 है, मुझे कंफर्म नहीं है 1327 है या फिर 1227 है, तो जो भी है अगर 1227 है तो ये भी इसके लिए फायदेमंद साबित होता है। सिटी के अलावा खराब रास्तों पे जब हम जाते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाता है, क्योंकि पता नहीं नीचे से कुछ हिट हो जाए और गाड़ी का कुछ ना कुछ डैमेज ना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस किसका है? यामाहा FZX में आपको 165 mm मिल रहा है, होंडा एक्स ब्लेड में आपको 160 mm मिल रहा है, एक्सट्रीम में 167, SF में आपको 165, उसी तरह पल्सर में भी 165 मिल रहा है, लेकिन अपाची RTR 164V में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। तो एक्सट्रीम तरह के खराब रास्तों पर भी आपको RTR अच्छा खासा सस्टेन कर लेगी। और जो सबसे कम मिल रहा है वो है एक्स ब्लेड में, जो कि 160 mm का है। सिटी वाले रास्ते में आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा खराब गड्ढों वाले रास्ते हैं, तो ऐसी केस में आपको एक्स ब्लेड में थोड़ी सी दिक्कत है, नीचे से कुछ ना कुछ हिट होने का डर लगा रहेगा। लग ही जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चांसेस है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कहीं ना कहीं इसमें आपको कम मिल रहा है। इसी तरह गाड़ी की ओवरऑल हैंडलिंग को, यानी पूरी की पूरी गाड़ी को हैंडलिंग बेहतर बनाने के लिए टायर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ज़्यादा ब्रॉड टायर्स किसके हैं? रियर टायर किसका अच्छा है? जो हाईवे पे अच्छा खासा सस्टेन कर ले, कॉर्नरिंग अच्छा खासा ले ले, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो पॉट होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें से भी आराम से निकल करके चला जाए, फ्रंट टायर हो या फिर रियर टायर हो। तो यामाहा FZX की अगर बात करूं तो यहाँ पे वैसे एक चीज़ बता दूं, सभी में ट्यूबलेस टायर्स है, सभी में रेडियल टायर आपको मिल रहे हैं, लेकिन साइजेस का फर्क है। FZX के फ्रंट में 100/80 सेक्शन 17 और रियर में 140/60 सेक्शन 17 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। वही एक्स ब्लेड में आपको 80/100 फ्रंट और 130/70 रियर में 17 इंचेस के टायर मिल रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम 160R में आपको 100/80 17 और 130/70 17 फ्रंट और रियर, जो इस तरह के सेक्शन के हैं, वो टायर मिल रहे हैं। सुजुकी जिक्सर SF 155 में आपको 100/80 सेक्शन के 17 इंचेस के फ्रंट में और रियर में 140/60 सेक्शन के 17 इंचेस के रियर में मिल रहे हैं। वही बजाज की पल्सर में आपको फ्रंट में 90/90 और रियर में 120/80 सेक्शन के 17 इंचेस, RTR में भी आपको 90/90 जो सेक्शन के 17 इंचेस और 110/80 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ दो गाड़ियाँ ऐसी है जिनका रियर टायर ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे कि सुजुकी जिक्सर SF, यामाहा FZX।
और वाकई इन दोनों गाड़ियों को हाईवे पे चलाने के बाद आपको ये फील होगा, क्योंकि आप अगर छोटे बड़े गड्ढे हैं तो उनको भी ये रियर टायर आराम से निकाल लेगा। उसके बाद अगर कॉर्नरिंग लेना चाहो तब भी ये दोनों टायर्स आपको अच्छा खासा सपोर्ट कर लेंगे। रास्ते गीले हैं, थोड़ा बहुत बारिश जो है गिरा हुआ है, रास्ते चिकने होते हैं कई बार बारिश गिरने के बाद, ऐसे में भी इन दोनों गाड़ियों के टायर्स आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे, स्कीड नहीं होने देंगे। बाकी गाड़ियों के स्कीड हो जाएंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन सबसे ज़्यादा बेहतर आपको SF यानी कि सुजुकी जिक्सर SF और यामाहा FZX दोनों में मिल रहा है। उसके इन दोनों में भी बेहतर अगर मैं कहूँ तो वो है यामाहा FZX के टायर्स, क्योंकि इसके थ्रेड्स जैसे आप इमेजेस देख रहे हो काफ़ी अच्छे हैं। ऑफ रोडिंग तो ये सपोर्ट कर ही लेगी भाई, ऑन रोड पे भी ये अच्छा खासा सपोर्ट करेगी और ये रोड को ज़्यादा बेहतर ग्रिप दे पाएगी, जिससे आपकी राइडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। बाकी अगर मैं इन सभी गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्यूल टैंक आपको पल्सर में मिल रहा है 15 लीटर का। इसके अलावा अगर यामाहा FZX में देखूँ तो 10 लीटर है, एक्सब्लेड में 12 लीटर है, एक्सट्रीम 160R में 12 लीटर है, सुजुकी जिक्सर SF 155 में भी 12 लीटर है, पल्सर का मैंने बता ही दिया आपको 15 लीटर है, और अपाची का आपको 12 लीटर जो टैंक है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये टैंक का फर्क इसलिए है क्योंकि गाड़ी का कर्व वेट भी मैनेज करना पड़ता है, फुल करने के बाद बढ़ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। खैर माइलेज का अभी तक कोई पता नहीं है, वैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलता है। यहाँ बैठ के मैं आपको रियल माइलेज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप पकड़ के चलो 45 से लेकर 55 के बीच में अलग अलग गाड़ियों का माइलेज आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर आप में से कोई एक गाड़ी को यूज़ कर रहा है या फिर सभी गाड़ियों को ही क्यों ना हो, आपको क्या माइलेज मिल रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। इस वीडियो को देख रहे बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। अब ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक यानी ज़्यादा स्टोरेज यानी आप वन टाइम पूरी तरह से फुल करने के बाद लंबी दूरी तय कर सकते हो। बार बार आपको फ्यूल टैंक इधर उधर जो फ्यूल पंप है वो नहीं देखना पड़ेगा, और फिर आपको मतलब एक बार फिल करने के बाद लंबा आप जा सकते हो, जो कि बेनिफिट यहाँ बजाज की पल्सर 150 ट्विन डिस्क में देखने को मिल रहा है। गाड़ी चाहे कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सीटिंग पोजीशन। अगर वही नहीं अच्छा रहा तो फिर गाड़ी खरीद के कोई फायदा नहीं है। सीट हाइट की अगर बात करूं तो सभी में लगभग 800 mm के करीब सीट हाइट मिल रही है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। किसी में 795 और 790 है, फिर 795 810 है, 800 है, तो इस तरह की है। और आखिरकार एक ही चीज़ है, इनमें 19-20 का फर्क है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर उससे भी थोड़ी सी कम है तो भी आप इन सभी में से किसी भी गाड़ियों को चला पाओगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। 5.5 फीट से थोड़ी सी नीचे है, मतलब 5.4 फीट, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी दिक्कतें होगी। एक पैर आपका ज़मीन पे आ जाएगा, दूसरा पैर आधा अधूरा आएगा, तो ऐसे में खराब रास्ते पे कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मली आप सभी गाड़ियों को चला पाओगे। बात अगर करते हैं तो वो है पोजीशन की, यानी कि कंफर्टेबल किस गाड़ी में सीट आपको मिल रही है। देखो FZX की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले। अपराइट सीटिंग पोजीशन आपको मिलती है, एक सीधी सीटिंग पोजीशन मिलती है, राइडर के लिए हो या फिर पिलियन के लिए हो। बाकी सभी गाड़ियों में आपको झुकी हुई थोड़ा सा लीन होकर बैठना पड़ता है, आगे होकर बैठना पड़ता है। लंबी दूरी तय करते वक्त आपको यहाँ पे दर्द हो जाता है बाकी गाड़ियों में, और साथ ही कंधों में भी दर्द हो जाता है। पिलियन तो चलो उसकी दर्द दुख वही जाने हैं, लेकिन राइडर को भी यहाँ परेशानी हो सकती है। सबसे बढ़िया और बेहतर सीटिंग पोजीशन यहाँ FZX अपने साथ लेकर के जाता है इन सभी मामलों में। और जैसे कि ये गाड़ियां मार्केट में आ ही रही है तो अपने साथ कुछ बेहतरीन फीचर्स लेकर के आ रही है, और इसी बेस पर इन सभी गाड़ियों को बेचा भी जा रहा है। सभी तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर कुछ काम के फीचर्स मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप। अगर मैं यामाहा FZX की बात करूँ तो ABS यहाँ जो है वो सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। चार्जिंग पॉइंट पर्टिकुलर इसमें मिल जाता है, जो काफी बेहतर चीज है। गाड़ी के साथ मोबाइल चार्ज कर सकते हो आप। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ डिजिटल मिल रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी मिल रहा है। वैसे बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मोबाइल कनेक्टिविटी एक वेरिएंट में आता है, दूसरे वेरिएंट में नहीं आता है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो या फिर ना भी ले सकते हो। इसी स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको इसके अंदर स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्यूल गेज इंडिकेटर भी मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, इको इंडिकेटर एक अच्छी चीज है जो मिल रहा है इसमें। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर यानी स्विच मिल रहा है, पैसेंजर फुट रेस्ट, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, ये ऑप्शनल है, यहाँ बल्ब के मिलते हैं, यहाँ भी एसेसरीज के तौर पे आप लगा सकते हो इसे। LED टर्न सिग्नल लैंप वो मिल रहा है, LED DRLs मिल रहा है, बैटरी कैपेसिटी 12 वाट की है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल जाता है। होंडा की ओर से आने वाली एक्स ब्लेड इसके अगेंस्ट में क्या क्या लेकर के आती है
तो यहां भी आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटल है जिसके अंदर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, पास स्विच, डिजिटल क्लॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको सीएस पैसेंजर फुट रेस्ट इसमें मिलना ही है आपको। इसके अलावा इसमें इंजन किल स्विच, हेडलाइट एलईडी का, टेल लाइट भी एलईडी का, टर्न सिग्नल लैंप्स यानी कि इंडिकेटर्स भी एलईडी के हैं, एलईडी का टेल लाइट है। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की मिल जाती है और लो फ्यूल इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल रहा है। इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम 160R में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटल है जिसके अंदर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। पास स्विच भी इसमें आपको मिल रहा है। डिजिटल क्लॉक इसमें मिल रही है। एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो इसमें एक्सेंस टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो बेहतरीन चीज है। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है मैंने, आप जाकर चैनल पर ढूंढ कर देख सकते हो। इसमें भी आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। ऑटो सेल टेक्नोलॉजी, जो ऑटो सेल टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये भी यहाँ मिल रही है। हेडलाइट जो है वो एलईडी का मिल रहा है, टेल लाइट एलईडी का मिल रहा है, पैसेंजर फुट रेस्ट है, टर्न सिग्नल लैंप्स यानी कि इंडिकेटर्स भी एलईडी के मिल रहे हैं और लो फ्यूल इंडिकेटर यहाँ आपको दिया जा रहा है। सुजुकी जिक्सर SF 155 कह लो या फिर 150 कह लो, ये क्या लेकर आती है, तो यहाँ पे भी आपको एबीएस मिल जाता है सिंगल चैनल वाला। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका भी डिजिटल है। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर जैसे टैकोमीटर जैसे फीचर्स इसके अंदर है। पास स्विच मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन यहाँ मिल रही है आपको, पैसेंजर फुट रेस्ट मिल जाता है। जो हेडलाइट है और टेल लाइट है, पिछला और अगला दोनों लाइट एलईडी के मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स भी एलईडी के हैं, टेल लाइट भी एलईडी का है जैसे मैंने अभी कहा। बैटरी 12 वॉट की है। लो फ्यूल इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल जाता है। बजाज की पल्सर काफ़ी कम फीचर्स के साथ आती है, जैसे कि इसमें सिंगल चैनल एबीएस मिल पा रहा है, वैसे ये हर गाड़ी में है और यहाँ पे भी है। इसके बाद इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल एनालॉग एंड डिजिटल मिल जाता है आपको। इसके अंदर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्यूल गेज इंडिकेटर है, पास स्विच है, डिजिटल क्लॉक है, पैसेंजर फुट रेस्ट, ये तो हर गाड़ी में मिलना ही मिलना है बाय डिफॉल्ट आपको। इसके बाद फिर यहाँ इंजन किल स्विच भी आपको मिल जाता है। हेडलाइट जो है वो हैलोजन का मिल रहा है, बाकी जगह आपको एलईडी का मिल रहा है। टेल लाइट एलईडी का मिल रहा है। टर्न सिग्नल लैंप्स भी बल्ब के मिल रहे हैं, बाकी जगह एलईडी के मिल रहे हैं। यहाँ एलईडी टेल लाइट मिल जाता है जैसे मैंने अभी कहा। बैटरी यहाँ डीसी 12 वॉट की आपको मिल रही है और लो फ्यूल इंडिकेटर्स भी इसमें मिल जाता है। बात करते हैं टीवीएस अपाचे RTR 164V की, तो यहाँ पे भी आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटल मिल रहा है जिसके अंदर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, पास स्विच मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। GTT टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है जो एक बेहतरीन चीज़ है, जो बाकी गाड़ियों के मुकाबले इसमें कहीं ना कहीं एक चार चांद लगा देती है। पैसेंजर फुट रेस्ट इसमें मिल जाता है। हेडलाइट जो है वो एलईडी का मिल रहा है, एलईडी का टेल लाइट मिल रहा है, एलईडी के इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की मिल रही है 8 AH के साथ, बाकी जगह 4 AH की मिल रही है। वही इसमें जो लो बैटरी इंडिकेटर है वो भी दिया जा रहा है और लो फ्यूल इंडिकेटर भी इसमें मिल रहा है। अब आप आपकी स्क्रीन पर देखकर ये जरूर जो है जज कर सकते हो कि इनमें से कौन सी गाड़ी कितने ज्यादा फीचर्स लेकर के आ रही है, कौन से फीचर्स आपके सारे के सारे काम के हैं, कौन से फीचर्स आपके काम के नहीं हैं। तो उस बेस पर भी आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इन सभी फीचर्स के साथ ये पूरी की पूरी गाड़ियां किन प्राइस पॉइंट पर सस्टेन करती हैं। तो यहां पे दिल्ली एक शोरूम के प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो यामाहा FZX आपको 1,16,000 से लेके 1,21,000 के बीच में मिल जाती है, जो कि दिल्ली एक शोरूम वाली प्राइस है। होंडा एक्सब्लेड 1,10,000 से लेके 1,15,000। वही हीरो एक्सट्रीम 160R 1,09,000 से लेके 1,14,000। सुजुकी जिक्सर SF 155 1,27,000 से लेके 1,29,000। और वही बजाज की पल्सर 98,000 से लेके 1.8 लाख के बीच में मिल जाती है। टीवीएस अपाचे RTR 160 आपको कहीं ना कहीं 1,11,000 1,11,000 to 1,15,000 के बीच में मिल जाती है। इन सभी में सबसे कम प्राइस आपको पल्सर की मिल रही है, लगभग लाख भर रुपए के अंदर अंदर ये आ रही है, 8-9 हज़ार आगे पीछे। तो आप के लिए इन सभी फीचर्स के साथ साथ किस गाड़ी का जो भी है, अब तक मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, कॉर्नरिंग, इंजन परफॉर्मेंस और भी तरह तरह का टायर्स हो और भी तरह तरह की चीज़ें, आप तय करना आपको कौन सी बेहतर लगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो तब आता है जब आप गाड़ी को खरीदने के बाद आफ्टर मार्केट सर्विस करवाने जाते हो। तो ऐसा है कि सर्विस नेटवर्क कौन सी गाड़ी का बेहतर है, यानी किस कंपनी का बेहतर है, और साथ ही साथ स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कौन से गाड़ी के आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे।
मान लो XYZ गाड़ी है, किसी दूर दरार एरिया में आप फंस गए हो जहाँ मैकेनिक ही नहीं है, और है भी तो लोकल है, काफ़ी छोटा सा है, तो क्या उसके पास भी पॉसिबिलिटीज़ है इन सभी में से किसी एक गाड़ी के स्पेयर पार्ट मिलना? या फिर ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके अच्छी जगह पर भी आपको स्पेयर पार्ट ना मिल पाए? और अगर ऐसा होता है तो आप मुसीबत में फंस सकते हो। तो इसीलिए देखो, बात करते हैं होंडा की, यामाहा की और सुजुकी की। ये तीनों जापानीज ब्रांड है, इनकी मैक्सिमम गाड़ियां सिटीज़ में बेची जाती है। ऐसा नहीं है कि विलेजेस में नहीं बेची जाती है, फिर खरीदी नहीं जाती, हाँ, लेकिन रेशो जो है वो ज़्यादा सिटी में है। यंग पीपल या फिर सिटी में रहने वाले बंदे इन जो गाड़ियां मैंने बताई, एक्सब्लेड है, उसके बाद सुजुकी की जिक्सर है, उसके बाद फिर एफजेड है, तो यामाहा एफजेड एक्स, तो इन गाड़ियों को पर्टिकुलर एक सेगमेंट खरीदता है, सिटी वाला सेगमेंट, विलेजेस वाला सेगमेंट भी खरीदता है, लेकिन रेशो कम है, जो कि हीरो की, टीवीएस की और फिर बजाज की गाड़ियों का रेशो ज़्यादा है। सिटी में तो खरीदते ही है, और फिर विलेजेस में भी इन सभी गाड़ियों को प्रेफर किया जाता है, लाइक किया जाता है, खरीदा जाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाली अगर कोई गाड़ी है तो वो है पल्सर। अब जिस गाड़ी को ज़्यादा खरीदा जाता है उसे रोड पे ज़्यादा देखा जाता है, रोड पे जिस गाड़ी को ज़्यादा देखा जाता है उसी गाड़ी के स्पेयर पार्ट ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में हो या फिर गांव खेड़ों में हो देखने को मिल जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बाकी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होंगे, कुछ जगह पे हो जाएंगे, कुछ जगह पे नहीं होंगे। जो सिटी में खरीदे जा रहे हैं उनके सिटी में ज़्यादा अवेलेबल होंगे, और जो विलेजेस में खरीदे जा रहे हैं उनके विलेजेस में साथ ही साथ सिटी में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, इन सभी में आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी आपको पल्सर में देखने को मिलेगा। ये विलेजेस में तो खरीदी जा, और वैसे भी ये काफ़ी पुराना ब्रांड है, मैं जहाँ तक मुझे याद है ये बहुत पहले से चलती आ रही है ये। तो बस ये ऊपर का बॉडी चेंज कर देते हैं, बाकी अंदर की चीज़ें वैसे ही रहती है, तो स्पेयर पार्ट ईजिली इसके अवेलेबल हो जाएंगे। टीवीएस की अपाची भी काफ़ी पहले से बेची जा रही है, बेहतरीन गाड़ी है ये। समय समय पे इन्होंने चेंज करा हुआ है, जिस हिसाब से गाड़ी का सेल फिगर भी अच्छा खासा बड़ा हुआ है, तो ऐसे में इसके स्पेयर पार्ट भी आपको अच्छा खासा अवेलेबल हो जाएंगे। गांव खेड़ों में भी आपको मिल जाएंगे, सिटी वाले एरिया में भी मिल जाएंगे। लेकिन एफजेड के साथ एक्सब्लेड और जिक्सर, इनके स्पेयर पार्ट सिटीज़ में ज़्यादा अवेलेबल हो पाएंगे, गांव खेड़ों में कुछ जगह पे हो पाएंगे, कुछ जगह में नहीं हो पाएंगे। और वही जो एक्सट्रीम 160R है, इसके मैक्सिमम स्पेयर पार्ट सिटी में ही आपको मिल पाएंगे, विलेजेस में काफ़ी कम चांसेस है कि मिल जाए। सर्विस नेटवर्क दोनों की अच्छी है, इंडिया वालों की भी और जापान वालों की भी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो चलो यहां तक सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मोरल बाकी है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मोरल पे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी किसके लिए बेहतर है, या फिर क्या है पर्पस इन सभी गाड़ियों का, या फिर किसे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से, यानी स्टैंडर्ड जो अभी तक मैंने सारी चीज़ें बताई उसका एक छोटा सा मोरल मैंने निकाल रखा है, जिसमें पर्पस मैंने हाईलाइट करे हुए हैं अलग अलग लोगों के। तो उनमें से किसी के पर्पस किसी से मैच होते हैं तो डेफिनेटली वो उस गाड़ी को खरीद सकता है। तो देखो, ऐसा है, अगर आप काफ़ी अच्छी राइडिंग पोजीशन देख रहे हो, 150-160 सीसी सेगमेंट में सबसे अच्छी सिटिंग पोजीशन इसी की है, लंबी दूरी तय करने पर भी दिक्कतें नहीं आती है, कंधों में पीठ में दर्द नहीं होता है, अपराइट सिटिंग पोजीशन आप देख रहे हो, कंफर्टेबल राइडिंग आप देख रहे हो, मैक्सिमम आपका सिटी में चलना होता है और कुछ हद तक हाईवे पे भी चलना होता है, बेटर बिल्ड क्वालिटी आप देख रहे हो, डेली यूजेस आपका होते रहता है, आपकी अप एंड डाउन वाली जॉब है, यानी एक बार ऑफिस जाते हो शाम को रिटर्न आ जाते हो, इस तरह का आपका काम है, तो मैं आपके लिए यामाहा एफजेड सजेस्ट करूंगा, आप इसे खरीद सकते हो। वही अगर आप मैक्सिमम स्पोर्टी लुक देख रहे हो, स्मूथ बटर मक्खन रिफाइंड इंजन देख रहे हो, स्मूथ राइडिंग का एहसास आपको चाहिए, स्पीड ओरिएंटेड आप बंदे हो, तो यहां पे मैं आपको होंडा एक्सब्लेड और सुजुकी जिक्सर SF, इन दोनों में से कोई एक गाड़ी या फिर दोनों ही गाड़ी आप समझ लो जो है सजेस्ट करना चाहूँगा। इसके अलावा अगर आपका सिटी में तो चलना होता ही होता है और हाईवे पे भी आप चल लेते हो, लॉन्ग ड्राइव भी आपकी हो जाती है कभी कभी, आपको स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पिकअप आप देख रहे हो, फंकी राइडर हो, आप स्टंटबाजी करना आपको पसंद है, कॉर्नरिंग वगैरह आप कर लेते हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं कह सकते, इन सभी में से कोई भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट खरीद सकता है। पर्पस जो मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई आपका यूज़ है तो आप बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क खरीद सकते हो। और वही अगर आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए, स्पीड ही स्पीड चाहिए, मतलब कुछ और नहीं चाहिए, बस स्पीड ही आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा स्टंटबाजी जैसे मैंने कहा आप करना चाहते हो, करना मत भाई, किसी भी गाड़ी पर जान सस्ती नहीं है,
तो बस वो है, बस गाड़ियों के पर्पस मैं बता रहा हूँ आपको। और वही आपका मैक्सिमम राइडिंग होती है, लंबी लंबी दूरी आप तय करते हो, हाईवेज पे ही बस आपका चलना होता है, कभी कभार सिटीज़ में चलना होता है। तो ऐसे में मैं आपको हीरो एक्सट्रीम 160R और टीवीएस अपाची 160R इन दोनों को सजेस्ट करना चाहूँगा। इन सभी के अलग अलग पर्पस मैंने बताया कि क्या क्या यूज़ किस किस बंदे को हो सकता है, आपका किस गाड़ी के साथ मैच हो रहा है। वीडियो को थोड़ा रिवर्स ले लो, वापस से देखो, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप गाड़ी चूज कर सकते हो। बाद में कमेंट्स में मत पूछना यार कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा टाइम से बोल रहा हूँ और फिर भी इस तरह का सवाल अगर आप पूछोगे तो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। खैर, और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो। और अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ही सवाल पूछना, अदरवाइज मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वहां पे भी भीड़ लगी पड़ी है, हर किसी के सवाल का जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इनमें से किसी भी गाड़ी के आप यूजर हो, ओनर हो, तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिख करके हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हर मंडे में लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। इससे होता यह है कि जो कोई आप यूज कर रहे गाड़ी को मार्केट में नहीं खरीदने के लिए जाता है तो उसकी आपके थ्रू, मेरे इस चैनल थ्रू हेल्प हो जाती है कि क्या अच्छाई है उसमें, क्या बुराई है उसमें, तरह तरह की चीजें। तो लोगों की हेल्प करते हैं, हमारे साथ एक्सपीरियंस आपका जरूर शेयर करें, जिसे ओनरशिप रिव्यू भी हम कहते हैं। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए